Today my topic is meristeme. The meristeme is a type of tissue found in plants. It consists of undifferentiated cells capable of cell division. तो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की टिश्यू पाए जाते हैं और इन्हें ये एक प्रकार का मेरिस्टेम होता है। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से बना हुआ होता है और इनमें सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। सेल्स इन द मेरिस्टेम कैन डेवलप इनटू ऑल द अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन दैट अकर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जितने भी दूसरे टिश्यू है, ऑर्गन है पाए जाते हैं, जो भी उनमें मेरिस्टेम डेवलप करने की कैपेसिटी होती है। तो जो मेरिस्टेम सेल्स जो होती हैं वो उसमें डेवलप हो सकती हैं। डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रोवाइड्स न्यू सेल्स फॉर एक्सपेंशन। Division of meristematic cells provide new cells for expansion and differentiation of tissue and the initiation of new organ. तो जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होती हैं तो इनमें ये सेल्स क्या है, वहां पर एक्सपेंस होती हैं और एक्सपेंस होने के बाद उनमें डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन से क्या होता है, न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोवाइडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये प्लांट बॉडी को एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। The cells are small with no or small vacuoles and protoplasm fills the cell completely. तो जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है एक्चुअली साइज में काफी छोटी होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं और इनमें अगर वैक्यूल भी होंगी तो बहुत स्मॉल साइज की वैक्यूल होती है और प्रोटोप्लाज्म से ये कंप्लीटली फिल रहती हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म कंप्लीटली फिल रहता है। द प्लास्टिड्स और आर डिफरेंशिएटेड बट आर प्रेजेंट इन रूडिमेंटरी फॉर्म। जो प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, वो बट यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होता, वो अनडिफरेंशिएटेड होता है और अगर पाया भी जाता है तो एक्चुअली वो क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है, वेल डेवलप नहीं होता और इसे हम क्या कहते हैं, प्रोप्लास्टिक्स। तो जब प्लास्टिक जब डिफरेंशिएटेड नहीं होता, विभेदित नहीं होता है और वो क्या है, रूडिमेंट्री फॉर्म में पाया जाता है, वेल डेवलप नहीं होता, तो ऐसे प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्लास्टिड। तो यहाँ पर जो प्लास्टिड है वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो काफी क्लोज प्रेजेंट रहती हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो बहुत ही थिन होती है। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आर द कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम इन अ प्लांट। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये प्लांट में पूरी तरह से अनडिफरेंशिएटेड होता है, यानी कहीं भी इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो प्लांट्स में 2 तरह का एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम और सेकंड होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये क्या करता है, जो लीव्स है, फ्लावर्स है, ये इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इससे बनते हैं। तो इस तरह के ऑर्गन के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो बेसिकली इसकी जो सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये क्या करती है, इससे रूट की ग्रोथ होती है। The top 3 theories of shoot apical meristem: first, apical cell theory; second, histogen theory; and third, tunica carpus theory. तो 3 तरह की एपिकल मेरिस्टेम के लिए थ्योरी दी गई है। शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए फर्स्ट है एपिकल सेल थ्योरी। तो देखिए ये थ्योरी जो है एपिकल सेल थ्योरी, नेगेली एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1944 में सबसे पहले ये थ्योरी प्रपोज की थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो एक सिंगल एपिकल सेल से बना हुआ होता है। तो ये सिंगल एपिकल सेल जो होती है, ये एपिकल मेरिस्टेम जो है वो सिंगल एपिकल सेल से बना हुआ होता है और ये जो सिंगल एपिकल सेल होती है इसको हम एपिकल इनिशियल भी कहते हैं हम। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेम जो है ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या कर रहा है, यहाँ पर यूनिट की तरह वर्क करता है। ये द सेल इज वेरी लार्ज एंड इज शेप्ड लाइक एन इन्वर्टेड पिरामिड। तो ये सेल जो होती है, एपिकल सेल जो होती है लार्ज होती है, देखिए थोड़ा, और इसका मेन वर्क क्या है,
ये देखने में कैसी लग रही है? इन्वर्टेड पिरामिड, जैसे उल्टा पिरामिड होता है वैसे ये देखने में लगती है। द एपिकल सेल इज टेट्राहेड्रल इन शेप एंड हैज 3 or 4 कटिंग फेसेस अमंग विच सिंगल फेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड द रेस्ट पॉइंट डाउनवर्ड। तो एपिकल सेल जो होती है ये टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फल की है इसको कहते हैं, और इसका एक वाला एंड जो सामने वाला ही सिर्फ हमें विजिबल होता है, और जो बाकी 3 जो इसके पॉइंट्स होते हैं, 3 जो इसके फेजेस होते हैं वो इसके बैक साइड में होते हैं। तो ओनली सिंगल जो फेस है इसका वही हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और 3 फेस कहाँ होते हैं? इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में। द साइड ऑफ एपिकल सेल दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड इज ट्राइंगुलर। तो देखिए देखने में कैसे लग रही है? ट्राइंगुलर लगती है, देखिए। एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द शूट एपेक्स। तो इसका मेन वर्क क्या है? शूट एपेक्स की आउटर सरफेस का फॉर्मेशन करना है। एपिकल सेल थ्योरी वो लेटर सप्रेस्ड बाय हिस्टोरियन थ्योरी। तो एपिकल सेल थ्योरी को फिर हिस्टोरियन थ्योरी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, और इसके बाद फिर हिस्टोरियन थ्योरी दी गई। और हिस्टोजन थ्योरी जो थी वो हैंस्टीन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1868 में सबसे पहले दी थी। और हिस्टोजन का मीनिंग क्या होता है? बुल्डर, तो बुल्ड करना मतलब। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम ए मास ऑफ मेरिस्टेम। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी है उसकी जो टिश्यू है उसका ओरिजिन किससे होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुप से होता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है उनसे ही क्या होता है कि प्लांट जो बॉडी है उसके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप के हिस्टोजन होते हैं। नंबर 1 है डर्मेटोजन, सेकंड पेरिप्लेम, और थर्ड क्या होता है? प्लूरोम। तो 3 टाइप के यहाँ पर हिस्टोजन हैं। देखिए डर्मेटोजन, ये आप देख रहे हैं यहाँ डर्मेटोजन, इट इज इन ग्रीक मीनिंग स्किन। तो डर्मेटोजन का यदि आप ग्रीक में मीनिंग देखते हैं इसका अर्थ होता है स्किन, जैसे हमारी स्किन होती है सेम वही। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेरिस्टेम। तो देखिए मेरिस्टेम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये बाहरी परत है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड स्टेम। तो डर्मेटोजन का मेन वर्क होता है कि ये रूट और स्टेम की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है पेरिब्लेम। पेरिब्लेम का मीनिंग होता है क्लोथिंग। दिस रीजन अकर इंटरनल टू डर्मेटोजन। तो देखिए डर्मेटोजन के अंदर की तरफ क्या होता है? ये देखिए पेरिब्लेम, बट पेरिफ्री टू प्लूरोम। बट प्लूरोम के क्या होता है? थोड़ा सा पेरिफ्री पर पाया जाता है ये। दिस हिस्टोजन इज डेस्टिन टू फॉर्म कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड शूट एंड इनर टिश्यूज ऑफ लीफ। तो ये बेसिकली क्या होता है? रूट और शूट की कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन इससे होता है, और लीव्स के कुछ जो इनर टिश्यूज होते हैं उसके फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। इट सराउंड्स प्लूरोम। तो ये देखिए जो पेरिब्लेम है ये प्लूरोम के द्वारा सराउंड रहता है। तो देखिए डर्मेटोजन तो एपिडर्मिस बनाएगा चाहे वो रूट हो या शूट हो, और पेरिब्लेम जो है वो क्या करता है? वो इंटरनल टिश्यूज बनाता है। और प्लूरोम क्या करता है? प्लूरोम इसको चारों तरफ से कवर्ड करके रखा हुआ और वेस्कुलर एलिमेंट्स बनाता है ये प्लूरोम। इन ग्रीक मीनिंग दैट दिस फील्स, इसका मतलब होता है फिल होना। दिस रीजन गिव्स राइज टू वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्लूडिंग पिथ। तो ये वाला जो रीजन होता है प्लूरोम, ये बेसिकली स्टेम और रूट में वेस्कुलर सिलेंडर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और साथ में पिथ भी बनाता है ये। इट इज द सेंटर कोर ऑफ स्टेम एंड रूट, जो कि रूट और स्टेम का सेंटर पार्ट होता है। एंड द सेल्स कंपोजिंग दिस जोन आर वेरी इरेगुलर। तो जिस जोन की सेल्स इससे बनी हुई होती है वो काफी रेगुलर होती है। दिस रीजन इज एनवलप्ड बाय अ वेरिएबल नंबर ऑफ मेंटल लाइक लेयर्स। तो इस रीजन की जो जितनी भी लेयर्स होती है, सेल्स होती है, वो कई सारे नंबर में इसमें क्या होती है? लेयर्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम मेंटल लाइक होती हैं वो उनको मेंटल लेयर कहते हैं। तो इसको बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डर्मेटोजन एंड पेरिब्लेम। तो देखिए ये रीजन जो था ये इसमें मेंटल लाइक लेयर्स होती हैं और काफी वेरिएबल नंबर में होती है। लेटर दिस थ्योरी वाज सप्रेस्ड बाय ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो बाद में ये हिस्टोजन थ्योरी की जगह ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी गई। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, देखिए शेमिट इन 1924 पोस्टुलेटेड ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो देखिए फिर इन साइंटिस्ट ने फिर 1924 में ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी।
दिस थ्योरी इज कंसर्न विथ प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन इन द एपेक्स। तो ये थ्योरी जो बेसिकली थी, ये एपेक्स पे सेल डिवीजन का जो प्लेन है उस पर बेस्ड थी है, कि किस प्लेन में डिवीजन हो रहा है, तो इस पर बेस्ड थी है। In contrast to apical cell theory and histogen theory, Tunica-Carpus theory is applicable only to shoot apex, do not root। तो जैसे मैंने बताया कि जो मेरिस्टेम होता है वो दो तरह का होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये थ्योरी जो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल थी, ये शूट एपेक्स के लिए, ये रूट एपेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। शेमिट डिस्टिंग्विशेस टू टिश्यू जोन इन द शूट एपेक्स एंड टर्म देम ट्यूनिका एंड कार्पस। तो फिर साइंटिस्ट ने दो टिश्यू जोन दिए इन्होंने, जो ये दो टिश्यू के जोन इन्होंने दिए शूट एपेक्स के लिए, उसका नाम इन्होंने क्या रखा, ट्यूनिका और कार्पस। तो ये दो रीजन जो थे उसको इन्होंने रीजन को ट्यूनिका और कार्पस कहा इन्होंने। ट्यूनिका देखिए, ट्यूनिका इज द पेरिफेरल टिश्यू जोन ऑफ द शूट एपेक्स। तो देखिए ये ट्यूनिका वाला रीजन है, जो पेरिफेरल वाला रीजन है ये ट्यूनिका है, ये पेरिफेरल जोन है। और इट कंसिस्ट ऑफ वन और मेल पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स। तो ये कई सेल्स की एक से ज्यादा लेयर से ये बना हुआ होता है। मोनोकोटिलिडन्स हैव 1 to 4 लेयर्स ऑफ सेल्स इन द ट्यूनिका। तो देखिए मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, एक या एक से अधिक लेयर होती है ट्यूनिका की, और 1 and 2 लेयर ट्यूनिका प्रीडोमिनेट्स इन इट। वन सिंगल लेयर ट्यूनिका इज टर्म एज मोनोस्ट्रेटोस। देखिए अगर ट्यूनिका की सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है तो उसे मोनोस्ट्रेटोस कहते हैं हम। मेनी लेयर ट्यूनिका इज टर्म एज मल्टीस्टेटोस। तो यदि ट्यूनिका की एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होगी तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है, उसको कहा जाता है मल्टीस्टेटोस। तो ये ट्यूनिका देखिए ये पेरिफेरल रीजन है, एक से ज्यादा सेल्स की लेयर से बना हुआ है, और अगर सिंगल लेयर होती है इसकी तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोनोस्टेटोस। और अगर इसकी एक से ज्यादा लेयर होती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीस्टेटोस। Cytologically, two zones are recognized in the tunica through all cells exhibit the same anticlinal schedule। तो साइटोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ट्यूनिका जो है वो दो जोन से इसमें पहचाने गए हैं। और इसमें क्या होता है कि एंटीक्लाइनल प्लेन में इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। तो एंटीक्लाइनल इसमें डिवीजन होता है। द फर्स्ट जोन इज सेंट्रल एपिकल जोन। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट जोन था वो क्या था, एपिकल सेल जोन। ये देखिए, तो ये ट्यूनिका वाला रीजन है। तो ये आउटर मोस्ट जो पार्ट है, जो पेरिफेरल रीजन है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका। तो ये ट्यूनिका, ये याद रखिएगा टर्म, एक तो मोनोस्ट्रेट स्ट्रेटोस और मल्टीस्ट्रोटस। तो ये दो पार्ट था। तो ये देखिए, द सेंट्रल एपिकल जोन कंसिस्ट ऑफ वन और फ्यू इनिशियल सेल्स दैट आर लार्जर एंड कंटेन्स लार्जर न्यूक्लाई। तो जो इसका सेंट्रल एपिकल रीजन होता है ट्यूनिका का, एक्चुअली इसकी जो सेल्स होती है वो लार्ज होती हैं, और इसमें लार्ज नंबर में जो न्यूक्लाई होता है वो भी लार्जर होता है, उसका साइज भी बड़ा होता है। और वैक्यूल्स जो होती हैं वो सेकेंड जोन के कंपेयर में इसमें क्या होती है, वैक्यूल्स पाई जाती है, तो ज्यादा होती है इसमें। द सेल्स ऑफ द सेकेंड जोन आर स्मॉल। तो देखिए मैंने बताया यहाँ पर क्या है, दो जोन प्रेजेंट है, एक तो फर्स्ट जोन है एंड देन सेकेंडरी जोन है। तो फर्स्ट और सेकेंडरी जोन में क्या कंपैरिजन हुआ, कि जो फर्स्ट जोन है सेंट्रल एपिकल का, ये जो जोन है फर्स्ट, इसका जो न्यूक्लियाई है उसका साइज क्या था, लार्ज था, ठीक है। और उसमें क्या है, जबकि जो सेकेंड जोन है इसका, देखिए सेकेंड जोन में क्या है, इसका साइज स्मॉल है, और ये डार्क स्टेन है, इसका जो स्टेनिंग है वो कैसी है, डार्क है। In contrast to first zone, periclinal division may occur in the second zone classes close to the leaf primordia in addition to anticlinal। तो देखिए जो फर्स्ट जोन है इसमें क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो सेकंड जोन के पास में ही प्रेजेंट है ये, तो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और एंटीक्लाइनल डिवीजन भी साथ में पाया जाता है यहाँ पर लीफ प्रिमोडिया में। द मेन फंक्शन ऑफ ट्यूनिका इज गिव्स राइज टू एपिडर्मिस। तो ट्यूनिका का मेन वर्क क्या है, देखिए ट्यूनिका का मेन वर्क है कि इससे क्या बनता है, एपिडर्मिस बनती है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, एपिडर्मिस फॉर्मेशन। समटाइम द इनर लेयर ट्यूनिका, तो कई बार क्या होता है, ट्यूनिका की जो इनर लेयर होती है ना वो कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से ट्यूनिका की देखिए कुछ लेयर तो एपिडर्मिस बनाती है, बट कई बार क्या होती है, इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका की, वो कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। कॉर्पस, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, तो देखिए कॉर्पस में क्या होता है, कॉर्पस इज द इनर टिश्यू जोन ऑफ शूट एपेक्स।
तो शूट एपेक्स का जो इनर मोस्ट टिश्यू वाला रीजन था उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर सेवरल सेल लेयर्स डीप। तो ये देखिए डीप में प्रेजेंट था और ये एक से ज्यादा लेयर की सेल से बना हुआ था। ट्यूनिका ओवर आर्चेस कॉर्पस। तो कॉर्पस को ये क्या कर रहा था, देखिए ओवर ये, एक मिनट देखिए, ये देखिए कॉर्पस, कॉर्पस सेंटर वाला पार्ट है और ट्यूनिका क्या है, इसको ओवरलेप कर रखा है, इसलिए इसको इसके चारों तरफ से कवर्ड है। तो इसका सेंट्रल पोर्शन जो होता है इसको हम कार्पस कहते हैं। तो इसलिए इसने ओवर आर्च कर रखा है, इसके ऊपर से इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंपोजिंग दिस जोन आर लार्जर देन ट्यूनिका। तो इस रीजन में जो है मेरिस्टेमेटिक जो जोन है वो ज्यादा क्या होता है, कंपोजिंग होता है, मतलब इससे थोड़ा लार्ज होता है, ट्यूनिका से थोड़ा ये लार्जर होता है। द कॉर्पस इज कंपोज ऑफ 3 जोन। देखिए अब ये कॉर्पस जो है ये 3 जोन से मिलकर बना होता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये रिब मेरिस्टेम, पेरिफेरल जोन एंड ये देखिए लीफ प्रिमोडिया। तो ये देखिए 3 यहाँ पे 3 जोन से इसमें पाए जाते हैं तो कॉर्पस में। तो फर्स्ट होता है देखिए सेंट्रल मदर सेल। जो सेंट्रल मदर सेल होती है द अपर मोस्ट जोन ऑफ द कॉर्पस। जो कॉर्पस का सबसे ये अपर मोस्ट रीजन होता है ये वाला, ये कहलाता है सेंट्रल मदर सेल। तो इसी को क्या कहते हैं हम, अपर मोस्ट जोन, सबसे ऊपर पाए जाने वाला जोन इसको हम कहते हैं। देन क्या होता है पित्त। जो पित्त होता है ना इसको हम रिब मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये देख रहे हैं सेंटर में पित्त पाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, रिब मेरिस्टेम। तो रिब मेरिस्टेम दे अकर बिलो द सेंट्रल मदर सेल। देखिए सेंट्रल मदर सेल के जस्ट बिलो है, नीचे की तरफ पाई जाती है बिल्कुल। तो जो पित्त होता है इसी को, इसी से क्या बनता है, रिब मेरिस्टेम जो है ये पित्त बना रहा है एक तरह से। तो रिब मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल सेंट्रल मदर सेल के जस्ट नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्लैंक मेरिस्टेम। जो फ्लैंक मेरिस्टेम होता है इसको हम पेरिफेरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये देख रहे हैं पेरिफेरल जोन, इस पेरिफेरल जोन को हम फ्लैंक मेरिस्टेम भी कहते हैं हम। दैट सराउंड बोथ सेंट्रल मदर सेल जोन एंड पित्त। तो देखिए सेंट्रल मदर और यहाँ पे रिब मेरिस्टेम दोनों को क्या करता है, कवर करके रखता है, दोनों तरफ से सराउंड करके रखता है। द पेरिफेरल जोन इज शेप्ड लाइक अ ट्रूनिकेटेड होलो कोन। तो ये कोन की तरह होता है, जैसे कोन होता है ना होलो, तो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस थ्योरी के कई मेरिट्स और डीमेरिट्स है, जैसे कि इट डील्स विद वन थिंग, प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। तो ये थ्योरी जो थी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, वो बेसिकली क्या है, सेल डिवीजन के प्लेन पर बेस्ड है। तो एज अ रिजल्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेरिस्टेम बिकम प्रेस्क्राइब। तो इससे क्या है कि इसकी लिमिटेशंस हो गई है कि ये प्लेन्स, इसमें इस प्लेन में डिवीजन होगा तभी जाकर ये टिश्यू बनेगा, तो ये एक लिमिटेशन हो गई इसमें। इट हैज टोपोग्राफिकल वैल्यू इन द स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो डिफरेंट टिश्यू सिस्टम होता है उसके डेवलपमेंट में इसके टोपोग्राफिक वैल्यू होती है, तो स्टडी करने में इसमें हमको हेल्प मिलती है। The destiny of derivatives of corpus is not predetermined। तो कॉर्पस जो थ्योरी है, कॉर्पस के जो डेरिवेटिव्स जो बने तो उस वो प्री डिटरमाइन नहीं है, निर्धारित नहीं है वो। द डेरिवेटिव्स ऑफ द जोन्स आर नॉट रिजिड लाइक हिस्टोजन थ्योरी। जैसे हिस्टोजन थ्योरी में कुछ रिजिडिटी थी, बट इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये फिक्स है कि ये लेयर है तो ये बनाएगी, तो यहाँ पर रिजिडिटी नहीं है। It explains clearly the growth patterns in the shoot apex of angiosperm। तो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में शूट एपेक्स की ग्रोथ पैटर्न को ही क्लियरली समझाता है ये, तो सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए एप्लीकेबल है ये। इट enables to understand the development of leaves as they rise close to apex। तो ये लीव्स के डेवलपमेंट को समझने में या समझाने में ये कैपेबल नहीं है। जो कि क्या है, लीफ कहाँ पाई जाती है, एपेक्स के बिल्कुल पास में अराइज होती है, बट उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। The scientific variation in the number of tunica layer may be of taxonomic significance। तो देखिए टैक्सोनॉमी में इसका जो ट्यूनिका लेयर है इसके नंबर में काफी वेरिएशन पाया जाता है। तो जब नंबर में काफी वेरिएशन है तो ये टैक्सोनॉमी के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट है, बट कई व्यूज, कई अगर पॉइंट से देखें तो इसकी काफी लिमिटेशंस है इसकी। तो ये तो था आज